नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो सुबह के 9 बज गए, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि पश्चिम बंगाल से है। जी हां, बंगाल टीचर घोटाले में कल से शुरू हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी अब तक जारी है और 25 घंटे से छापेमारी और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। कल सुबह 8 बजे ईडी की टीम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पहुंची और ईडी की टीम सारी रात वहीं मौजूद रही। पार्थ चटर्जी भी घर पर मौजूद हैं और प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से यह बड़ी बात, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होने से सियासी तापमान बढ़ गया है, चढ़ गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके पार्थ चटर्जी के साथ ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट में लिखा है, साझा गुनाह, और ममता, पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर ट्वीट की है। साथ ही लिखा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब 3 तस्वीरों को देखिए। बीजेपी बोली ये तो ट्रेलर है, टीएमसी ने किया किनारा, लेकिन 3 तस्वीरों में देखिए मुश्किल में ममता बनर्जी के मंत्री। बंगाल में इस वक्त सियासी तापमान चरम पर, क्योंकि 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं अर्पिता के घर से। पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जा रही हैं और ईडी की ये रेड लगातार जारी। कल सुबह 8 बजे से कार्रवाई जो शुरू हुई है, अब तक वो बदस्तूर जारी है। और देखिए, छापे में 20 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। 2-2 हजार रुपए के नोट, 500-500 रुपए के नोट इसमें शामिल है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 20 तो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अब इसका इस्तेमाल अर्पिता करती थी, कौन करता था, ये जांच इसके लिए लगातार जारी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद। लेकिन बंगाल की राजनीति में काफी हलचल, क्योंकि अब भी छापेमारी चल रही है और अब वक्त है अपडेट हासिल करने का। सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल से जिस तरह से ईडी की छापेमारी शुरू हुई वो अब भी जारी है। अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या अपडेट? जी आशुतोष, बिल्कुल मैराथन जो रेड है वो अब तक जारी है और जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले ही सुबह के वक्त में 2 डॉक्टर यहां पर भीतर, जो मैं इस वक्त पार्थ चटर्जी के घर के बाहर हूं, यहां पर घुसे हैं। और उसके बाद एक वकील, जो पार्थ चटर्जी के वकील हैं, वो भी यहां पर घुसे थे। पार्थ चटर्जी के वकील जो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टरों को भीतर बुलाया गया है, क्योंकि जो पार्थ चटर्जी हैं उन्होंने शिकायत की है कि उनकी तबियत ठीक नहीं लग रही है, तो उनकी जांच के लिए, उनकी चिकित्सकीय जांच के लिए 2 डॉक्टर भीतर घुसे हैं। फिलहाल अभी भी रेड जारी है। जो ईडी के 8 अधिकारी हैं वो अभी भी भीतर घुसे हुए हैं। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो बाहर में पहरा दे रही हैं। पुलिस की टीम भी यहां पर तैनात की गई है। और अर्पिता मुखर्जी, जो उनकी सहयोगी बताई जा रही हैं, ईडी की तरफ से जो सूचना दी गई थी, उनके घर पर भी अभी तक रेड जारी है। जो सूचना मिल रही है कि 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जगहों पर, घरों में उनके तलाशी चल रही है। नोटों को गिनने का काम जारी है। नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है, क्योंकि बैंक अधिकारी और नोट गिनने की मशीन जरूरी थी। इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी ईडी की जो जांच है वो उनके पास से 20 जो मोबाइल फोन हासिल हुए हैं उस पर भी केंद्रित है कि आखिर इन 20 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, कहां पर हो रहा था। क्योंकि ईडी का कहना है कि ईडी इस मामले में 2 तरह की जांच हो रही है। ये जो मामला है एसएससी रिक्रूटमेंट घोटाला जो मामला है, इसमें जो क्रिमिनल पार्ट है वो सीबीआई देख रहा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट है वो ईडी देख रही है। तो ईडी के मुताबिक जो पैसा उस आपराधिक घटना के बाद से आया गया था, वो ये लिंक किया जा रहा है जो अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है। साथ ही जो फोन है उनकी जांच की जा रही है कि किस तरह से इसका ठीक है। इस पर आप नजर बनाकर रखें, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बंगाल शिक्षक घोटाले में कल से शुरू हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी रात भर चलती रही। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद ईडी की टीम दोनों के घरों पर डटी रही। तो बीजेपी हमलावर है, पार्टी ने इसे सिर्फ ट्रेलर करार दिया है अभी तो। इतने नोट कि देखकर आंखें चौंधिया जाएं। नोटों का बंडल नहीं, यहां तो रुपए का पूरा पहाड़ है। 2-2 हजार रुपए के नोट, 500 के नोट। ये रुपए ईडी की छापेमारी में मिले।
पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम जब बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी में जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ईडी को शक है कि ये 20 करोड़ वही पैसे हो सकते हैं जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। अर्पिता के घर से 20 करोड़ रुपए के साथ साथ 20 मोबाइल फोन भी मिले हैं। यह साफ नहीं है कि अर्पिता खुद इसका इस्तेमाल करती थी या नहीं। ईडी के छापे में विदेशी करेंसी, सोना, कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर कल दिन से देर रात तक छापेमारी चलती रही। कोलकाता के सुपर पॉश इलाका टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी के अंदर देर रात तक ईडी की टीम काम करती रही और बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल ड्यूटी निभाते रहे। इस सोसाइटी के टावर नंबर 2 में जहां अर्पिता का घर है वहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कि मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं दक्षिण कोलकाता में, ये एक अर्पिता मुखर्जी का घर है। इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उनका फ्लैट है जहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 20 करोड़ रुपए बरामद किया है। और इसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दक्षिण कोलकाता में एक प्रीमियम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके एक ब्लॉक में ये टावर 2 है जिसमें रहती हैं अर्पिता मुखर्जी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पार्थो चैटर्जी जो राज्य के इस वक्त इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है और इससे पहले राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनके टेनियर में ये एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, ये कथित कहा जा रहा है। तो उन्हीं के खास संबंधी है, उनके क्लोज है अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल फोर्स अभी भी तैनात है क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिशियल्स है वो अभी भी इस अपार्टमेंट में हैं, रुके हुए हैं और यहाँ पे जो पैसा बरामद हुआ है उसकी काउंटिंग चल रही है। अब जान लीजिए कि अर्पिता मुखर्जी आखिर हैं कौन। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी बताया है। अर्पिता उस दुर्गा पंडाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं जहां पार्थ चटर्जी सर्वे सर्वा हैं। नक्कला उद्यान संघ दुर्गा पूजा कमेटी की वो ब्रांड है। अर्पिता मुखर्जी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बांग्ला के साथ उड़िया और तमिल फिल्मों में भी वो छोटी मोटी किरदार निभाती रही हैं। अर्पिता के घर नोटों का जखीरा बरामद होने से बंगाल का सियासी पारा भी आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी ने अर्पिता के बहाने ममता तक को घेर लिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें ममता बनर्जी के साथ साथ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है गुनाह के साझेदार और फिर लिखा ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बीजेपी हमलावर है लेकिन टीएमसी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। नोटों की बरामदगी के बाद पार्टी ने अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी ने बयान जारी करके कहा है कि अर्पिता का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईडी जांच के बीच मंत्री पार्थ चटर्जी ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। जी हां, तबीयत खराब हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद पार्थ चटर्जी ने तबीयत खराब होने की शिकायत की है। और आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई लगातार कल सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि अब भी चल रही है। कई ठिकानों पर छापेमारी और पूछताछ जारी है। अनुपम हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुपम, जानकारी मिल रही है कि पार्थ चटर्जी ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल आशुतोष, मैंने कहा कि पार्थ चटर्जी ने सुबह सुबह ही कहा कि उनकी तबीयत खराब लग रही है। इसके बाद 2 डॉक्टर्स भी भीतर आए हैं जो उनकी जांच कर रहे हैं, उनका देख रहे हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ी हुई है, क्यों उनकी तबीयत खराब हुई है। आखिर मैराथन ये ईडी की जो रेड है ये चल रही है, कल सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, अभी भी चल रही है। इस बीच कल भी एक दफा ऐसा हुआ था कि उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद 3 डॉक्टरों को बुलाया गया था, उन्होंने जांच पड़ताल की, उसके बाद वो निकल गए थे। तो अभी फिर जो उनके वकील आए थे, अभी थोड़ी दिन पहले हमने उनसे बात की तो उनके वकील ने हमें बताया कि 2 डॉक्टर सुबह सुबह भीतर गए हैं क्योंकि पार्थ चटर्जी जो लगभग कल रात जगे हुए हैं, उनकी तबीयत अभी खराब लग रही है, ऐसा उन्होंने कहा है ईडी अधिकारियों को। तो इसके बाद ही ये 2 डॉक्टरों को बुलाया गया है
और ईसीजी वगैरह जांच पड़ताल भीतर में देखा जा रहा है कि आखिर क्या गड़बड़ी है, क्यों उनकी तबीयत खराब हुई है। अनुपम, साथ ही ये भी बता दीजिए, बंगाल में कुल कितने ठिकानों पर, पश्चिम बंगाल में इस वक्त कितने ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई या रेड जारी है? जी देखिए, कल जो रेड शुरू हुई थी कुल 13 ठिकानों पर रेड शुरू हुई थी। हालांकि ज्यादातर ठिकानों पर रेड खत्म हो गई। फिलहाल 2 ही ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड अभी भी जारी है। एक तो है अर्पिता मुखर्जी का घर और दूसरा है पार्थ चटर्जी का घर, जहां पर अभी भी रेड चल रही है। और साथ ही बीजेपी इस पूरे प्रकरण को लेकर किस तरह से हमलावर है? शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? किस तरह की सियासी तापमान पश्चिम बंगाल में इस ईडी की कार्रवाई के बाद आपको देखने को मिले? जी बिल्कुल आशुतोष, सियासी तापमान है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज बीजेपी ने सभी जिलों में एसएससी जो स्कैम है, जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि लाख लाख लोग जो ये शिक्षक घोटाला हुआ है उसमें वो नौकरी से वंचित हुए हैं और उसी के खिलाफ आज पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह बीजेपी फिलहाल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। और कल से ही बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे सुकांत मजुमदार हो जो प्रेसिडेंट हैं, वो सभी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और लगातार हमला कर रहे हैं टीएमसी पर। और क्योंकि ये बहुत लाजमी चीज है कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में है, वो कर रही है। बहुत शुक्रिया अनुपम मिश्रा इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई है। पहले सीबीआई ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की और जब पैसे के लेन देन का सबूत मिला तो ईडी की एंट्री हो गई। नोटों का यह जखीरा बांग्ला फिल्मों की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है, लेकिन इसकी आंच ममता सरकार तक जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के घर मिले नोट शिक्षा मंत्रालय के लिफाफे में मिले, जिससे इसके तार न सिर्फ टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ रहे हैं बल्कि ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी भी लपेटे में आ गए हैं। ईडी ने खुद अर्पिता को पार्थ चटर्जी की करीबी बताया है। यही वजह है कि ईडी ने नोट के बदले टीचर मामले की छापेमारी की तो एक साथ 13 ठिकानों को चुना। इनमें अर्पिता के साथ पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी भी शामिल हैं, जो कभी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ईडी टीम कल सुबह करीब 8 बजे ही पार्थ चटर्जी के आवास पर धमक गई। इसकी जानकारी बंगाल पुलिस तक को नहीं थी। ईडी अपने साथ केंद्रीय बलों को लेकर आई। पार्थ चटर्जी कोलकाता के अपने घर पर ही थे। सुबह 8 बजे से जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ वो देर रात तक चलता रहा। देर रात ईडी की एक और टीम पार्थ चटर्जी के घर पहुंची। पार्थ चटर्जी पर आरोप है कि उनके शिक्षा मंत्री रहते टीचर्स की भर्ती में पैसों का खूब लेन देन हुआ। ईडी के निशाने पर बंगाल का पूरा शिक्षा विभाग है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी के साथ वो तमाम लोग जांच के घेरे में हैं, जो या तो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं या फिर पार्थ चटर्जी के करीबी हैं। मसलन पार्थ चटर्जी उद्योग मंत्री पश्चिम बंगाल, पूर्व शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल, परेश सी अधिकारी शिक्षा राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल, मानिक भट्टाचार्य टीएमसी विधायक, पूर्व अध्यक्ष पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी, पीके बंदोपाध्याय ओएसडी पूर्व शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल, चंदन मंडल उर्फ राजन एजेंट टीचर भर्ती, कल्याणमय भट्टाचार्य पार्थ चटर्जी के दामाद, कृष्ण सी अधिकारी कल्याणमय भट्टाचार्य के रिश्तेदार, एसपी सिन्हा सलाहकार WBSSC, कल्याणमय गांगुली पूर्व अध्यक्ष WBBSC, सौमित्र सरकार पूर्व अध्यक्ष WBSSC, आलोक कुमार सरकार डिप्टी डायरेक्टर SED। ईडी की रेड सिर्फ कोलकाता में ही नहीं है बल्कि उत्तर 24 परगना तक छापेमारी हो रही है। WBSSC भर्ती घोटाले के एजेंट चंदन मंडल के घर भी सुबह 9 बजे ईडी की टीम ने धावा बोला। ईडी की टीम पहुंची तो गेट बंद था। सूचना के बाद रिश्तेदार ने आकर गेट का ताला खोला। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई। पहले सीबीआई से जांच की शुरुआत की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से सीबीआई भी पहले राउंड की पूछताछ कर चुकी है। ईडी की एंट्री मनी ट्रेल के बाद हुई। यह छापेमारी इसी का नतीजा है। जहां तक पार्थ चटर्जी का सवाल है तो वो टीएमसी के कद्दावर नेता हैं, ममता बनर्जी के भरोसेमंद और करीबी मंत्री गिने जाते हैं।
फिलहाल उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। पहले शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था। वो टीएमसी के महासचिव भी हैं, लगातार 5 बार से विधायक हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, एमबीए की डिग्री भी उनके पास है। यही वजह है कि जैसे जैसे पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कस रहा है, बीजेपी उतनी ही आक्रामक होती जा रही है। बीजेपी जानती है कि पार्थ की घेराबंदी मतलब ममता की घेराबंदी। ऑनरेबल हाई कोर्ट कोलकाता जस्टिस गांगुली ने जो वर्डिक्ट दिया है वो क्लियरली दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है। बहुत देर से हो रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और उससे पहले अगर रेड होता तो और भी फ्रूटफुल होता। पूरी पार्टी चोर की पार्टी है, तो उनके घर में सीबीआई ईडी तो जाएगा, कौन जाएगा। पार्थ चटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल है। आरोप है कि पार्थ चटर्जी के 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी दी गई। इनमें उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के रिश्तेदार भी शामिल हैं। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और उधर फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की जांच अब एनआईए करेगी। जी हां, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। एनआईए एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में भी है। एनआईए बिहार पुलिस से इस मामले की पूरी केस डायरी हासिल करेगी और सूत्रों के मुताबिक एनआईए इस केस के पीएफआई एंगल की भी जांच करेगी। पटना में 2 मॉड्यूल पकड़े गए थे। ऐसे दस्तावेज बरामद हुए थे जिनमें डायरेक्ट जिहाद और 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश की बात की गई थी। तो ये बड़ी खबर। पुलिस रिमांड पे जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ अपने अंतिम चरण में है और हम लोगों को इनके द्वारा जो कुछ बताया गया है वो पहले इन्होंने जो बताया था उसको और विस्तार से बताया है। उसके आगे हम लोग को डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं और आगे और हम लोग जैसे जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग जिस रास्ते पर अभी तक इंफॉर्मेशन था उस खबर को और पुख्ता किया गया है। उसके पक्ष में और भी साक्ष्य मिले हैं जो साक्ष्य हमें पहले तक नहीं मिल पाए। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात गुजरात की, क्योंकि देखिए गुजरात कांग्रेस नए विवाद में घिरी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष कादिर पीरजादा ने बयान दिया है कि कांग्रेस हार्दिक जैसे पाटीदारों के पीछे क्यों पड़ी रही। कांग्रेस ने पाटीदारों को भूल जाएं, मुसलमानों की मदद से पार्टी 120 सीट हासिल कर सकती है, जीत सकती है। कादिर पीरजादा ने अपने ही पार्टी से सवाल किया कि हमें भूल जाओगे तो क्या होगा। सभा में मौजूद मुसलमानों से कहा अब फरियाद करना छोड़ दें और अपनी यूनिटी और ताकत बढ़ाएं। आप लोग 11% के लिए हार्दिक के पीछे ना नरेश के पीछे पीछे भागते थे। आप ये भूल गए कि ये लोग जो थे वो तो कांग्रेस की सरकार बनाते। और आप जगदीश भाई तो पहले से बोलते कि भाई जो हमारा है उसकी ताकत यूनाइट करके 120 तक बैठने की कोशिश करो और नए को जोड़ो। हमको भूल जाओगे तो क्या होगा, हमको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो क्या होगा। ડોક્ટર મુકુલ સિન્હાની સાથોસાથ તીસ્તા સેતલવાડને પણ યાદ કરવા માંગુ છું। ન્યૂઝ ચેનલની સાંજની 8 વાગ્યાની ડિબેટમાં જે શું ચર્ચા છે ને નીચે શું પટ્ટી એમણે મારી છે મારા નામ સાથે, એની કોઈ ચિંતા કર્યા વગર કહું કે એ મહિલાએ ગુજરાતના મઝલૂમોને ન્યાય અપાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો એ સંઘર્ષને જાહેર મંચ પરથી હું સેલ્यूट करूं છું અને સલામ કરું છું। और वहीं इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया था। वो भी बयान आपको हम सुनवाते हैं जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિ। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। और इस बीच खबर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में लगातार सियासी तापमान आसमान पर पहुंच रहा है। जंग जारी है क्योंकि आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई एलजी की तरफ से। उसके बाद से आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी खुलकर आमने सामने। किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया आ रही है आपको हम सुनवाते हैं। जेल से हमें डर नहीं लगता,
तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा, कई बार जेल हुआ है हम लोग। देखिए, बहुत बेशर्म है वो लोग जो भगत सिंह जी के नाम पे राजनीति करते हैं। इस जन्म में तो नहीं, अगले 100 जन्म में भी वो भगत सिंह नहीं बन सकते। और जहां तक उन्होंने वीर सावरकर जी की बात करी है कि हम वीर सावरकर जी की औलाद हैं, उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से जाके ये सवाल पूछिए कि कितनी बार माफी मांगी है कोर्ट में जाके। कम से कम घर में कोई तो शीशा होगा जहां पर अपनी शक्ल देखते होंगे। कितनी बार माफी मांगी है पहले और कितनी बार आगे जाके। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे लखनऊ के लुलु मॉल में अब नफरत पकड़ने वाला स्कैनर काम कर रहा है। जी हां, लुलु मॉल में नमाज और हनुमान चालीसा पाठ के बाद इंटेलिजेंस की टीम सादी वर्दी में लुलु मॉल के अंदर और बाहर मौजूद है, घूम रही है। अब अगर कोई भी लुलु मॉल में नफरत फैलाने गया तो समझो सीधा जेल गया। लुलु मॉल के नाम से देश में हर कोई वाकिफ हो चुका है। एक नमाज के विवाद ने लुलु मॉल को देश भर में चर्चा में ला दिया है। लेकिन जब लुलु मॉल के बारे में आजम खान से पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया पर अब हर किसी की हंसी छूट रही है। माँ, हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो, क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु, और कोई काम ही नहीं है लुलु। लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली लखनऊ में करीब 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। 22 देशों में अपना बिजनेस चलाने वाले यूसुफ अली उत्तर भारत में अपना पहला लुलु मॉल खोलते हैं। इसीलिए खुद सीएम योगी लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन करने पहुंचते हैं। लुलु मॉल ऐसा मॉल है जिसमें एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन खुद लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा होगा कि लुलु मॉल पर आगे इतना बड़ा विवाद होने वाला है। लेकिन अब लुलु मॉल में बवाल काटने वालों और विवाद करने वालों की खैर नहीं है। अगर कोई लुलु मॉल में किसी तरह की गड़बड़ी के इरादे से घुसता है तो सावधान हो जाइए। लुलु मॉल में किस तरह का सुरक्षा चक्र तैयार हुआ है वो आपको दिखाते हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने और हिंदू संगठनों के हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद न सिर्फ सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन को सख्ती करने का आदेश दिया है, बल्कि साफ साफ ये भी कहा है कि अगर कोई भी हिंदूवादी तत्व धरना प्रदर्शन या कोई गड़बड़ी करे उसे बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लुलु मॉल में सादी वर्दी में लोकल इंटेलिजेंस के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि वो मॉल में हर आने जाने वाले पर नजर रख सके। तो इन सब के अलावा मॉल में नमाज वाले विवाद की जांच करने के लिए अबू धाबी के लुलु मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक टीम लखनऊ के लुलु मॉल में पहुंची है। ये टीम जांच कर रही है कि नमाज का वीडियो वायरल कैसे हुआ और कैसे पूरे विवाद ने तूल पकड़ा। अबू धाबी की टीम सीसीटीवी से लेकर पूरे मॉल की वीडियोग्राफी करा के रिपोर्ट तैयार कर रही है। लुलु मॉल प्रशासन ने भी अपनी इंक्वायरी के लिए अब जो जांच है वो कहीं ना कहीं इनके जो मालिक है यूसुफ अली उनके द्वारा भी अब इंटरनली कराई जा रही है और ये साफ हो गया है कि यूएई से वो जांच के बारे में पूछा गया है और साफ तौर से कहा गया है कि पूरे इस मामले की इंक्वायरी की जाए और उसको पूरी तरीके से डिटेल में बताया जाए कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या हुआ था। हम आपको बता दें कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। बाकी की तलाश चल रही है, लेकिन अब लुलु मॉल में कोई विवाद खड़ा करने वाला फटक भी नहीं सकता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर मुंबई से, जहां सलमान खान को अपनी हिफाजत के लिए अब हथियार चाहिए। जहां सलमान ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके हथियार के लिए लाइसेंस के लिए अर्जी दायर की है। सलमान खान की मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, जिसकी वजह है तिहाड़ में कैद लॉरेंस बिश्नोई। वो लॉरेंस बिश्नोई जो 4 साल पहले सलमान को धमकी देकर पहली बार सुर्खियों में आया था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद
अब इसकी हर धमकी को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। वहीं हत्या के बाद सलमान खान को धमकी की एक और किस्त लॉरेंस की ओर से जारी की गई, जिसे लेकर आज सलमान खान मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। कुछ दिन पहले ही सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जान से मारने की धमकी भरा लेटर मिला था। ये लेटर बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमेनाड में मिला था। लेटर सलीम खान के गार्ड को उस जगह मिला था जहां सलीम खान मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते थे। धमकी भरे लेटर के बाद सलमान खान ने पुलिस के पास एक एप्लीकेशन जमा की थी, जिसमें उन्होंने एक वेपन के लाइसेंस की डिमांड की थी। उनका कहना था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इस वेपन लाइसेंस की अर्जी पुलिस से चाहते हैं। धमकी मिली थी कि तेरा मूसेवाला कर देंगे। उसके साथ ही साथ उनके पिता सलीम खान को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद पूरा खान परिवार चिंता में था। उसके बाद मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी में एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद ये बात साफ हुई है कि कहीं ना कहीं सलमान खान को थ्रेट है। उसी थ्रेट के चलते सलमान खान ने वेपन का लाइसेंस मांगा हुआ है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच की उनको लेकर के क्या रिपोर्ट है इस बारे में जानकारी दी, किस तरीके का थ्रेट परसेप्शन इसको है उस बारे में जानकारी दी। उसके बाद अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में सलमान खान को वेपन का लाइसेंस मिलता है। आज उसी शिकायत को लेकर सलमान खान पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। उस लेटर में सलमान खान और सलीम खान को धमकी मिली थी, जिसमें लिखा था, सलमान खान बहुत जल्द तुम्हारा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हौसले बुलंद हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर सलमान खान को टारगेट किया। लॉरेंस गैंग ने सलमान को धमकी देने के बाद उनके वकील हस्तिमल सारस्वत को भी धमकी दी थी। धमकी देते हुए खत में लिखा, दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे परिवार को भी नहीं। जल्द ही तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई से सवाल जवाब किए गए तो उसने सलमान को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूछताछ की तो लॉरेंस ने कबूला कि वो सलमान को मारना चाहता है। लॉरेंस ने कहा कि काले हिरण को मारने के लिए हमारी कम्युनिटी कभी सलमान को माफ नहीं करेगी। वो चाहता है कि सलमान अपने कृत्य के लिए पब्लिक के सामने आकर माफी मांगे। इस पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि वो सलमान खान को मारने की 4 बार प्लानिंग कर चुका है। लॉरेंस के मुताबिक शूटर संपत नेहरा को 2018 में सलमान की हत्या करने के लिए मुंबई भेजा। संपत पिस्टल लेकर सलमान को मारने गया था। सलमान रेंज से काफी दूर हो गया, ऐसे में वो मार नहीं पाया। बाद में ज्यादा रेंज वाली एक राइफल को 4 लाख रुपए में खरीदकर संपत तक पहुंचाई गई। इस बीच शूटर संपत पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद 2 बार और प्रयास किए गए, लेकिन सलमान को मारने का मौका नहीं मिल पाया। लॉरेंस ने 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान पुलिस कस्टडी में खुलेआम सलमान को मारने का ऐलान किया था। इसके बाद सलमान सिर्फ 2 बार ही जोधपुर में कोर्ट की पेशी पर आए हैं। दोनों बार उनकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात थे। इस साल ईद पर सलमान खान फैंस से मिलने बालकनी में नहीं आए, जिसकी एक बड़ी वजह उनकी सुरक्षा को बताया जा रहा था, क्योंकि परिवार का लॉरेंस से मिली धमकी के बाद से एहतियात के तौर पर सलमान पब्लिक प्लेस और पब्लिक के बीच में जाने से बच रहे हैं। बहरहाल इस धमकी के बाद पुलिस भी एक्शन में। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।